नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वंस अगेन वेलकम टू फर्टिलिटी दोस्त। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रगलिंग विद इनफर्टिलिटी। आई नो इट्स अ वेरी बैड टर्म। दिल को बड़ा बुरा लगता है जब कोई कहता है कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। सो व्हाई नॉट चेंज दिस वर्ड, लेट्स टॉक अबाउट फर्टिलिटी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो रहे होंगे जो इस टाइम पे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ले चुके हैं या लेने की सोच रहे हैं। यू मस्ट हैव स्पेंड हेल लॉट ऑफ मनी ऑन डिफरेंट प्रोसीजर्स, डिफरेंट डॉक्टर विजिट्स, पता नहीं कितने स्कैन, कितने ब्लड टेस्ट। और अब तो कहीं ना कहीं शायद आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको डॉक्टर के नाम से डर लगता होगा। एंड सबसे डराने वाला शब्द या यूं कहिए जिसका कोई किसी के पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, दैट इज अनएक्सप्लेन्ड। सो व्हेन डॉक्टर सेड अरे टेस्ट तो सब ठीक निकले, स्कैन सब नॉर्मल है, आई थिंक आई नीड टू पुट यू और प्लेस यू इन अनएक्सप्लेन कैटेगरी। तब बहुत डर लगता है कि जिस चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है वहाँ पे और क्या होगा। सो डोंट वरी, आज हम आपके सारे इश्यूज, सारे प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। हो सकता है आपका अनएक्सप्लेन थिंग हो सकता है फॉर वेरियस रीजंस मिसकंसेप्शन हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी सिर्फ और सिर्फ एक सैक तक पहुंच पा रही हो, आप फीटल पूल नहीं विजुलाइज कर पा रहे। हो सकता है प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही, नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो रहा, आईवीएफ के बहुत सारे साइकिल्स हो चुके। एंड इफ यू आर हैविंग डोनर आईवीएफ साइकिल देन आल्सो यू आर फेसिंग हेल लॉट ऑफ इश्यूज। बट ऐसा क्या है जिसके थ्रू वी कैन जस्ट फाइंड अ सोल्यूशन? एंड बिलीव मी, इट्स नॉट अ सोल्यूशन किसी ऐसे ही हवा में उड़ते हुए कहीं से आया। जैसे हमने शुरू में सुना था कि इट्स लाइक एम्ब्रियो ग्लू, बहुत बड़ा फैड था एम्ब्रियो ग्लू। आप एम्ब्रियो ग्लू यूज कीजिए, एम्ब्रियो तो चिपकेगा ही चिपकेगा। बट क्या हुआ, वो जितनी जोर से आया उतनी जोर से गया। आज हम एक साइंटिफिक प्रोसीजर, साइंटिफिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं एलआईटी, इम्यूनोलिट प्रोसेस। एंड इट्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक रीजंस। ऐसा नहीं है किसी ने ऐसे ही बना दिया, बट यस, आज के इस टाइम इट्स वेरी कॉमन। बट दिस इज द प्रोसेस विच इज कॉमन, और यूं कहिए कि बहुत सारे रिप्रोडक्टिव प्रोसीजर्स में इसको यूज किया जाता था वे बैक 30 years बैक ऑलमोस्ट। So we have one of the main doctors, or you kahiye ki patent doctor in this field, with us on our platform, and let me call him and then आपको उनका face on screen देखते ही समझ आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। So let me call Dr. Mohan Raut on the main screen and then we'll start with our process, with our session. And please viewers, do start posting your queries, your issues. नमस्कार डॉक्टर राउत, वेलकम टू फर्टिलिटी दोस्त। नमस्कार। व्यूअर्स, हमारे साथ आज इंडिया के वन ऑफ द फेमस रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजिस्ट हैं। लोग पूछते हैं कि एलआईटी तो बहुत सारे डॉक्टर्स करते हैं, पर हम ये कहते हैं कि पेटेंट एलआईटी या यूं कहिए इम्यूनोलिट डॉक्टर मोहन राउत और मुग्धा राउत ही करते हैं। तो सर, आप क्या डिफरेंट करते हैं जो दूसरे डॉक्टर्स नहीं करते? पहला सवाल। फर्स्ट तो थैंक यू वेरी मच, मुझे फर्टिलिटी दोस्त के प्लेटफॉर्म पे आपने बुलाया और हमारा जो फेवरेट सब्जेक्ट है लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और आपने बहुत सुंदर शब्दों में शुरुआत में कहा कि इनफर्टिलिटी रियली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब पर्सनली तो कपल्स के लिए है ही, बट सोशली ऑल्सो एक काफी बड़ा प्रॉब्लम, और कभी कभी तो एक कपल के लिए वो स्टिग्मा हो जाता है। सो हम डॉक्टरों की एक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे पेशेंट्स को हमारी तरफ से जितना हो सके साइंस का यूज करके उनकी हेल्प कर सके, उतना उनकी लाइफ में सुकून आ जाए। अभी आपने पूछा ये लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी या एलआईटी ये क्या है और इसके बारे में बताएंगे या जैसे आपने ये कहा कि ये कोई नई ट्रीटमेंट नहीं है। लगभग 2-3 दशकों से ये ट्रीटमेंट प्रचलित है। 10-15 साल के पहले तो बहुत ज्यादा प्रचलित थी, अभी किसी कारण से थोड़ा उसका यूज कम होता था। लेकिन कहने को चाहे तो एलआईटी यानी लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी एक इम्यूनोलॉजिकल ट्रीटमेंट है
और जिन पेशेंट्स को फर्टिलिटी का प्रॉब्लम इम्यूनोलॉजिकल कारण से होता है, उनके लिए एक ये अच्छा इलाज है। अभी यहाँ इनफर्टिलिटी मतलब मैं उन सब पेशेंट्स को इंक्लूड करूंगा कि जिनको प्रेगनेंसी नहीं ठहरी है, और जिनको ठहरी है लेकिन मिसकैरेजेस हुए हैं, या प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, आईवीएफ इलाज किया फिर भी नहीं रुक रहा है, सो बेसिकली जिनको बच्चा नहीं है। तो ऐसे केस में बहुत सारे केसेस ऐसे रहते हैं कि जिनमें उसका कारण ही पता नहीं चलता। जैसे पूर्णिमा जी ने कहा कि आ, उनको अनएक्सप्लेन कहते हैं, प्रेगनेंसी क्यों नहीं ठहर रही है, कारण पता नहीं, ट्यूब्स अच्छे हैं, अंडा एग्स तैयार हो रहे हैं, यूट्रस सही है, स्पर्म्स अच्छे हैं, फिर भी नहीं रुक रही है, सो अनएक्सप्लेन। ऐसे केसेस में, या मिसकैरेजेस हो रहे, कारण पता नहीं, ऐसे केसेस में उसका इम्यूनोलॉजिकल कारण हो सकता है, मतलब एक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन प्रेगनेंसी के खिलाफ होती है, और जिसके लिए एक इम्यूनोलॉजिकल ट्रीटमेंट ही उसका उपाय है। सो इस प्रॉब्लम के लिए लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी काम में आती है, या इट इज यूजफुल फॉर सच केसेस। बट लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी या एलआईटी एक जनरल टर्म है। ओवर ईयर्स, पिछले कई सालों में, पिछले स्पेशली लास्ट 5 से 10 सालों में उसमें काफी रिसर्च हुआ है, नए नए एडवांसेस हुए हैं, जिसकी वजह से उसके सक्सेस रेट भी इम्प्रूव हो रहे हैं। तो पिछले 30 साल से हम इस फील्ड में हैं, पिछले 10-11 साल से हमारे सेंटर में हम काम कर रहे हैं, और उसमें काफी इनोवेशन करके हमने एक एडवांस प्रोसेस ऑफ लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी की है, जिसको हमने पेटेंटेड स्वरूप दिया है। उसका प्रोसेस का पेटेंट है हमारे पास, जिसकी वजह से उसके सक्सेस रेट अच्छे हैं, और उसको एक स्पेशल ब्रांड से भी पहचाना जाता है, जिसको इम्यूलिट कहते हैं। इम्यूलिट, विच इज अ branded process of lymphocyte immunization therapy. So, sir, ये I think this is very important pointer over here because we have encountered numerous cases जहाँ पे लोग बोलते हैं, डॉक्टर ने बोला चलो लेट कर देते हैं, आप आ जाइएगा, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, 30 मिनट्स का प्रोसेस है। हम और जब पेशेंट आगे से पूछता है कि डू वी नीड एनी काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन और डू वी नीड एनी काइंड ऑफ स्पेशलिस्ट फॉर सच थेरेपीज एंड प्रोसीजर्स, तो उनका कहना होता है कि नहीं, हमारे पास डॉक्टर है। सो आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं और बाकी डॉक्टर्स जो ये प्रोसीजर कर रहे हैं वो क्या डिफरेंट है? आई नो इट्स लाइक थोड़ा सा हटके है, बट वी रियली वांट कि अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ डिस्कशन है, सो इट शुड बी वेरी जेन्युइन, एकदम सच्चाई के साथ हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी बात हम कर रहे हैं वो मेडिकली प्रूवन, साइंटिफिकली बैक्ड थिंग्स हैं। सो सर, क्या डिफरेंस है? इसमें मैं इस क्वेश्चन का आंसर 2 पार्ट में दूंगा। एक तो क्यों एलआईटी करते हैं, सॉरी सॉरी, तो क्यों लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी रिकमेंड करते हैं, और उसकी सक्सेस के लिए कौन सी चीजें या कौन से फैक्टर्स हैं जो उसका सक्सेस डिटरमिन करते हैं, देन आप यू विल रियलाइज कि किस तरीके से वो होना चाहिए। क्योंकि कैसा है कि इन कुछ फर्टिलिटी केसेस जिनको अनएक्सप्लेन प्रॉब्लम है, उनमें यह इम्यूनोलॉजिकल रीजन दिखाई देता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि इसके बारे में हमने बार बार कहा है, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने के लिए, प्रॉपर कंसेप्शन होने के लिए एंड कंटिन्यू होने के लिए इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। तो कैसे होता है कि अपने शरीर की जो इम्यून सिस्टम रहती है, वो दैट डजंट अलाउ एनीथिंग दैट इज फॉरेन, जो अपने शरीर से भिन्न है उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि उससे हमें हानि हो सकती है। सो इट बिल्ड्स एन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन अगेंस्ट इट टू डिस्ट्रॉय। नाउ अगर इस बैकग्राउंड पे हम प्रेगनेंसी के बारे में सोचे, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसी है, 50% माँ की तरफ से, 50% पिताजी की तरफ से। अभी जो हिस्सा पिताजी की तरफ से आता है वो तो माँ के शरीर के लिए बिल्कुल अलग है, मतलब प्रेगनेंसी 50% अलग है। तो लॉजिकली स्पीकिंग तो सभी प्रेगनेंसियों के खिलाफ भी रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी को माँ के शरीर में एक विशेष इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन रहता है। और ये प्रोटेक्शन कैसे मिलता है, कुछ प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज की वजह से। और किसी किसी केसेस में ये प्रोटेक्शन बराबर काम नहीं करता, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज नहीं होती है, इसीलिए रिप्रोडक्टिव फेलियर्स हो जाते हैं, या तो प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है या मिसकैरेजेस होती है। तो इस प्रॉब्लम के लिए लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी
का फायदा प्रोसीजर का फायदा होता है, क्योंकि इस प्रोसीजर से हम प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज तैयार करते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी का प्रोटेक्शन होता है और इनफर्टिलिटी का इलाज हो जाता है। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एलआईटी ट्रीटमेंट है वो सही तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से होना चाहिए, सो दैट उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिले। तो देर आर 5 रीजंस, 5 कारण हैं कि जो एलआईटी का सक्सेस डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि पहले है प्रॉपर सिलेक्शन। पेशेंट का प्रॉपर सिलेक्शन होना जरूरी है, किनको इस ट्रीटमेंट से फायदा होने वाला है वो प्रॉपरली डिसाइड करना आवश्यक है, और इसके लिए इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वो टेस्ट नहीं करेंगे, सभी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देंगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। सेकेंड थिंग इज, एक बार इन्वेस्टिगेशन करके कपल का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट देना जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी शुड बी प्रॉपर, मतलब जो मेथड है वो सही तरीके से, द सेपरेशन की प्रोसेस है वो सही तरीके से होनी चाहिए। सो दैट्स वाई हमने वो प्रोसेस पेटेंट की है, इसीलिए कि इससे सक्सेस रेट जो है काफी अच्छा मिलता है, जिसका हमने पेटेंट किया है। थर्ड थिंग दैट अफेक्ट द सक्सेस इज हु इज डूइंग द प्रोसीजर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो करने वाले हैं थेरेपी वो भी इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए, जैसे कि क्लिनिकल रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजिस्ट है। बिकॉज मी इन इंडिया, I would like to share with you that there are only 2 clinical reproductive immunologists who are qualified by the American Society, और वो मैं और my wife Dr. Mugda है। So it is important to know who is doing. Fourth is the place कि जहाँ कर रहे हैं, that lab is should be well equipped with all precautions, all equipments which are important for this. And last, fifth thing is proper clinical follow-up of the patient. So this is not a laboratory process कि blood test करो, sugar level कितनी है, या liver function test करो जैसे मशीन से होता है. So this is a very personalized thing, and it is important to have clinical experience in this. Only then you will get good results. So this is what we specialize in. All these 5 factors are what constitutes our lymphocyte immunization therapy, or ImmuLit as it is called. सो व्यूअर्स, हम बात करते हैं, ये शरीर 5 तत्व का बना है। सो डॉक्टर मोहन ने भी आपको 5 इंपॉर्टेंट तत्व बताए। सो बी केयरफुल व्हाइल चूजिंग द डॉक्टर विद दिस प्रोसीजर। बहुत जरूरी है। आप एक चीज, इवन व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग, सो हम पूरे ब्रांड्स, पूरी शॉप्स चेक करते हैं। उसके बाद इवन वी चेक अबाउट द प्राइस टैग, क्वालिटी, मटेरियल, सब कुछ। उसके बाद हम चीज खरीदते हैं। सो व्हाई नॉट, इफ यू आर हैविंग दीज कंसर्न्स, तो एक डॉक्टर को सिलेक्ट करने के लिए क्यों नहीं आप इतनी जद्दोजहद करते? और अगर नहीं करते हैं तो प्लीज हमें बताइए। वील कनेक्ट यू डायरेक्टली विद डॉक्टर राउत। आप एक बार बात कीजिए, मिलना जरूरी नहीं है। ऑनलाइन कंसल्टेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल। आप जरूर देखिए, समझिए आपका केस क्या सच में ऐसा है जो इस थेरेपी से, इस प्रोसीजर से आपको प्रेगनेंसी की तरफ ले जा सकता है। सो सर, वी हैव क्वेरी। अब हम बीच में सवाल लेने शुरू करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर प्रेगनेंसी इन केस ऑफ प्रीवियस मिसकैरेज एंड स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कैन LIT बी हेल्पफुल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा है कि जब भी एक मिसकैरेज होता है, तो उसके बाद की प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन हर एक को सताता है। और एवरी पेशेंट आस्क्स कि डॉक्टर अभी अगले प्रेगनेंसी में क्या चांस होगा। तो ऐसा देखा गया है कि जब भी whenever there are miscarriages more than one, see suppose there is one miscarriage, और अगर हम चलेंगे पहली प्रेगनेंसी में, किसी पहली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने का चांस रहता है लगभग 11-12%। लेकिन एक बार मिसकैरेज होता है तो दूसरी प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा नहीं बढ़ते हैं, मे बी लगभग 15% तक। लेकिन जैसे मिसकैरेजेस की संख्या बढ़ती है, जैसे कि 2 मिसकैरेजेस हो जाए, फिर लगभग 22 to 25% चांस होता है उसके बाद की प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने का। 3 मिसकैरेज हो गए तो ऑलमोस्ट 35 होता है, 4 हो गए तो क्लोज टू 50% होता है उसकी अगली प्रेगनेंसी में, और अगर 5 और उससे ज्यादा मिसकैरेज हो गए तो उसकी अगली प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट 80% चांस है कि
फिर से मिसकैरेज हो जाए। सो इट इज दैट इम्पोर्टेंट कि कितनी बार मिसकैरेजेस हुए हैं। और यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन में या सवाल में एक और भी पूछा है कि स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसके बाद कैन एलआईटी बी हेल्पफुल। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको पता है कि प्रेगनेंसी जो नॉर्मल यूट्रस में रहनी चाहिए उसके अलावा अगर किसी और जगह पे होती है तो उसको एक्टोपिक कहते हैं। कॉमनेस्ट वो ट्यूब्स में रहती है, लेकिन अभी सिजेरियन का इंसिडेंस इतना हाई हो गया है तो सिजेरियन स्कार में भी वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कभी-कभी ठहरती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज एक्चुअली नॉट अ टाइप ऑफ मिसकैरेज, बिकॉज वो ऐसी जगह पे है कि वहां पे आगे वो ग्रो नहीं कर पाती है या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे कि ट्यूब फट जाती है या स्कार रप्चर हो सकता है। तो यूजुअली एक स्कार प्रेगनेंसी हो गई तो उससे मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ेंगे नहीं, लेकिन रेगुलर यूट्रस में जो प्रेगनेंसी ठहरती है और मिसकैरेज होता है उसके बाद प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। और कहा और पूछा है कि एलआईटी है उसमें हेल्पफुल है या नहीं। अभी एलआईटी हेल्पफुल है या नहीं वो तो अब हमें इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही पता चलता है, क्योंकि जब भी दो और अधिक मिसकैरेजेस होते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण डेफिनेट रहते हैं कि जिसकी वजह से मिसकैरेजेस होते हैं। बड़ी लिस्ट है और बड़े लिस्ट ऑफ टेस्ट हम करते हैं और उसमें अगर कुछ पता चलता है तो तुरंत इलाज होता है और अपना प्रॉब्लम सॉल्व होता है। लेकिन लगभग 50% कपल्स में जिनको ये प्रॉब्लम है रिपीटेड मिसकैरेजेस का, किसी कारण का पता नहीं चलता, सब रिपोर्ट्स ठीक रहते हैं और जैसे पूर्णिमा जी ने बताया कि अनएक्सप्लेन्ड हो जाती है केस। फिर डॉक्टर कहते हैं अगली बार प्रेगनेंसी ठहरेगी तो आ जाओ, फिर हम ये मेडिसिन देंगे वो मेडिसिन देंगे। लेकिन ऐसे केसेस में ये इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और अगर इन्वेस्टिगेशन भी एडिशनली हमें बताते हैं कि नहीं यही प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली ऐसे केसेस में लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी या इम्यूलिट का फायदा है। ऑफ कोर्स उसके बाद ये इम्यूनोमॉड्यूलेटरी मेडिसिन भी लेना जरूरी है और टुगेदर इम्यूलिट और मेडिसिन डेफिनेटली रिपीटेड मिसकैरेजेस में फायदेमंद है अगर उसका कारण वही है। Right. And in case you think you really need to have a personalized consultation, then please Dipti do let us know. Don't hesitate. क्योंकि कई बार हम महीनों इसी में निकाल देते हैं कि चलो देखेंगे, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़े, पर अगर जरूरत है देन प्लीज प्लीज डू कंसल्ट। सो यस, थैंक यू मलिका। सही है, डॉक्टर को चूज करने में थोड़ा सा आप सतर्कता बरतिए। आप हमसे जरूर कनेक्ट कर सकते हैं। सो डॉक्टर, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि मिस कैरेजेस के चांसेस एंड अब तो पता ही नहीं चलता है, कभी 12 वीक्स में हो गया, इवन 20-24 वीक्स में भी इट इज रियली वेरी कॉमन। एंड बाद में पता चलता है कि हाइपरटेंशन था या डायबिटिक कंडीशन हो गई थी। सो ऐसे केसेस को भी क्या हम डील कर सकते हैं? बिकॉज वी हैव वन क्वेरी रिलेटेड टू सच केस ओनली। So I had miscarriage at 24 weeks of my pregnancy due to hypertension. After a gap of 5 months, I'm again planning a transfer. Do I need to consider LIT first so that I can avoid repeat miscarriage? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो केस मैं अपनी हिस्ट्री बताई है उसको अर्ली ऑनसेट प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। प्री एक्लेम्सिया एक कंडीशन ऐसी है प्रेगनेंसी की जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत सारी स्वेलिंग होती है बॉडी को, प्रेगनेंसी को जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है और प्रेगनेंसी की बेबी की ग्रोथ सफर हो जाती है। तो कैसा, और ये जो प्री एक्लेम्सिया है ये एक इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन है, डेफिनेटली उसके पीछे इम्यूनोलॉजिकल कारण है। एक सिंपल मैं बताता हूँ कि जो मैंने कारण बताया कि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन प्रेगनेंसी के खिलाफ होती है क्योंकि प्रेगनेंसी 50% डिफरेंट होती है और अगर प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सेस नहीं है, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज नहीं है, तो प्रेगनेंसी के खिलाफ रिएक्शन होती है और मिसकैरेज हो जाता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी ये पहले 3 महीने में जो इम्यूनोलॉजिकल अटैक सो कॉल्ड जो अटैक कहते हैं वो उससे अगर एस्केप होती है, उसके अगर उससे छुटकारा होता है, तो जब प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है जैसे 14-15 चौथे महीने में 5वें महीने में, उस समय ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन फिर से होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि उस समय जो प्लेसेंटा फिर से नई तरीके से तैयार होता है, उसकी ग्रोथ होती है, उसको सेकंड वेव ऑफ प्लेसेंटेशन कहते हैं। और उस समय अगर इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम फिर से हावी हो गया तो फिर से इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से प्रेगनेंसी की ग्रोथ सफर होती है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है
और जो आपने बताई आपकी केस एकदम टिपिकल है अर्ली ऑनसेट प्री एक्लैम्सिया, क्योंकि यूजुअली प्री एक्लैम्सिया थोड़ा लेट होता है, 7th मंथ में से ऑनवर्ड्स दिखाई देता है, लेकिन स्पेशली दिस टाइप ऑफ एलो इम्यून इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम में वो बहुत जल्दी होता है। तो ऐसे केसेस में हम डेफिनेटली इम्यूनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस रिकमेंड करते हैं। मुझे एटलीस्ट 2-3 ऐसे पेशेंट मुझे याद है। एक तो मुझे याद है जो परभनी से, वो महाराष्ट्र में परभनी डिस्ट्रिक्ट से ये पेशेंट हमारे पास आई थी। उन्हें 3 बार ऐसे प्रॉब्लम हुआ था। किट्टू आपको जैसा प्रॉब्लम है वैसे 3 बार हुआ था। 20-21 वीक्स में प्रेगनेंसी हार्ट बीट चले जाते थे, ब्लड प्रेशर बढ़ता था, स्वेलिंग होता था। तो और उनको जब भी पता चला कि ऐसी ट्रीटमेंट मुंबई में अवेलेबल है, तब वो चौथी बार ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी और 2 महीने की प्रेग्नेंट। तो उस प्रेग्नेंट कंडीशन में वो हमारे सेंटर में आई, उनके टेस्ट हो गए, उनको इस प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम है ऐसे उससे पता चला, और उन्हें उन्हें हमें इम्यूनिटी ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी में दी थी और उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल मेडिसिन भी दिए, और आफ्टर दैट प्रेगनेंसी एकदम आसानी से विदाउट एनी प्रॉब्लम, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ग्रोथ, फुल टर्म डिलीवरी हो गई और उन्हें अभी अच्छा बेटा है। तो कहने की बात क्या है कि आपका ये प्रॉब्लम high blood pressure, early onset preeclampsia has 100% immunological basis, और ऐसे केस में एडिशनली रिपोर्ट्स अगर इंडिकेट करते हैं तो इम्यूनोलॉजिकल ट्रीटमेंट, लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी और इम्यूलिट can be beneficial, and then pregnancy subsequently can be without any problem. सो सर, बैंगलोर के पेशेंट्स को अगर आपसे कनेक्ट करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं? लाइक आर यू डूइंग प्रोसीजर्स ओवर देयर? हाँ, एक्चुअली पूर्णिमा जी कैसे है कि हमारे भारत भर में अक्रॉस इंडिया 6 सेंटर्स है। हमारा मेन सेंटर मुंबई में है, but we also have centers in Delhi, Bangalore, Hyderabad, Nagpur and Pune. और मुंबई से अलावा जो सेंटर्स है वहाँ पे हम हमारी लैब सेटअप है और हम लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी प्रोसीजर्स भी करते हैं। लेकिन यूजुअली वहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनका हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशंस उसी सिटी में वो करते हैं, और अगर इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि उन्हें इम्यूनिटी ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो हम जब जिस दिन वहाँ उस सिटी में रहते हैं उस दिन की अपॉइंटमेंट देते हैं और प्रोसीजर्स वहाँ करते हैं। सो इन सिटीज में उन्हें मुंबई आने की जरूरत नहीं होती है। बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे और नागपुर, उसी सिटी में हम वो ट्रीटमेंट करते हैं। अगर वंस अ मंथ हम वहाँ जाते हैं, अगर अर्जेंटली करनी हो तो मुंबई में ऑलवेज इट इज अवेलेबल। सर आप पानी पी लीजिए प्लीज। सो व्यूअर्स, अगर आप मुंबई में नहीं हैं तो प्लीज घबराइए नहीं। आपका ट्रीटमेंट, आपका प्रोसीजर जरूर उतनी ही अच्छी तरीके से होगा जितना तब होता जब आप मुंबई में होते। जस्ट लेट अस नो योर सिटी and why you want to have a consultation with Dr. Mohan. I So will sir, add, I will add one more thing. This procedure जो हम करते हैं, it's a patented process. So therefore सभी 6 सेंटर्स में हम खुद जाके ये प्रोसीजर्स करते हैं। मैं एंड डॉक्टर मिसेस राउत, हम दोनों पर्सनली रहते हैं और हम जो पेटेंटेड प्रोसेस का जो पार्ट है वो हम ही करते हैं सभी सेंटर्स में। सो इसीलिए कहीं पे भी करें इट इज दिस सेम प्रोसेस। और इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्लिनिक गए और आपको वहां पे रिसेप्शन पे पता चला वेट कीजिए, आज जूनियर डॉक्टर आपके साथ डील करेंगे। सो इट्स नॉट लाइक दैट, देयर विल बी ऑलवेज सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल फॉर यू। सो प्लीज आप वेट मत कीजिए। कुछ भी इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, सो प्लीज। एंड यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो भी आप ट्रीटमेंट डॉक्टर राउत से ले रहे हैं, आपको अपने गायनोकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से उस चीज को छुपाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डॉक्टर्स हमेशा कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। आई थिंक सर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं तो मैं अगर इनसे ट्रीटमेंट ले रही हूँ तो क्या मैं अपने डॉक्टर को बताऊं, मेरे डॉक्टर को बुरा तो नहीं लगेगा कि मैं कुछ अलग से कर रही हूँ? तो सर योर टेक ऑन दिस होल थिंग। इम्पोर्टेंट है इससे है कि वी हैव अवर रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी सेंटर। सो हम डेडिकेटेडली यही काम करते हैं रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड।
अदरवाइज हमारा आईवीएफ सेंटर नहीं है या हमारे अदरवाइज फर्टिलिटी ट्रीटमेंट हम नहीं करते, सिर्फ यही इलाज करते हैं। सेकेंड थिंग इज most of our patients are referred to us by gynecologist और IVF doctors if they feel कि अभी पेशेंट को इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के चांसेस रहने के चांसेस है, या तो समटाइम्स दे themselves investigate and then send patients की इस पेशेंट को इसकी जरूरत है। So accordingly we work in consultation with the referring doctors. गायनेकोलॉजिस्ट से हम ऑलवेज टच में रहते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं रिपोर्ट्स के बारे में, अगर एलआईटी की जरूरत है तो उसके बारे में उनसे डिस्कस करते हैं। तो इसलिए it is not necessary to worry about that. Not only that, LIT प्रोसीजर के बाद जब भी प्रेगनेंसी प्लान होती है रिस्पेक्टिव आईवीएफ सेंटर्स में या गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ, तभी भी हम डॉक्टर्स के टच में रहते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम पेशेंट और डॉक्टर के टच में रहते हैं कि प्रोग्रेस बराबर है या नहीं है, कुछ एडिशनल मेडिसिन कभी ऐड करना है तो वो भी हम वी सी टू इट कि प्रेगनेंसी रीचेस फुल टर्म। एंड ऑफ कोर्स ऑल द डॉक्टर्स हु रिफर टू अस आर रियली गुड, so they do an excellent job. IVF doctors do their work excellently, so it's a joint effort and immunological problem and the IVF work goes hand in hand and it helps everyone. It's a win-win situation. Patients are benefited, IVF centers have their success. एंड सर, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी नेचुरल है, सेकंड प्रेगनेंसी नहीं हो रही एंड वी कॉल इट एज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, ऐसे केसेस में जब हमारा एक बच्चा नेचुरली कंसीव हो गया तो सेकंड प्रेगनेंसी में हमें थोड़ा डर लगता है कि भाई बड़ा डिले हो रहा है, आईवीएफ के लिए नहीं जाना। ऐसे केसेस में व्हाट यू सजेस्ट, बिकॉज वी हैव वन इंटरेस्टिंग क्वेरी रिलेटेड टू दिस ओनली। आई कंसीव नेचुरली 8 years back, planning for second child. I'm 38 now, trying for 2 years. My husband is not okay with IVF. Will LIT be helpful in increasing the chances of natural conception? So sir, ये I think it's a very common thing because आजकल हम दो बच्चों के बीच में बहुत गैप ले लेते हैं। We have seen cases where I think 10 to 11 years का गैप भी हमने देखा है। सो क्या इतने गैप में ये सारे कंडीशंस, ये सारे सिचुएशंस, या यूं कहिए हमारा इम्यूनोलॉजिकल इश्यूज फ्लेयर अप हो जाते हैं? गुड क्वेश्चन। सो करिश्मा, कैसे है कि आपने कहा पहली प्रेगनेंसी इजीली हो गई, सेकेंड टाइम अभी नहीं हो रही है, आप 2 साल से ट्राई कर रहे हैं। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट वी हैव टू कंसिडर कि योर एज इज 38 नाउ। सो एज रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम्स भी होने की संभावना रहती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, इट इज यू आर नॉट कंसीविंग। सो इट इज इंपॉर्टेंट to rule out all the factors, because the most important factor with age is the function of ovary. So the ovarian function tends to go down, and then at the age of 32 or 30 it is easy to conceive, but same woman will have less ovarian reserve and therefore there might be difficulty in conceiving. So yes, that factor has to be, other factors have to be looked into. There are suppose tubal infection and tubes get blocked, so all other factors why you are not conceiving must be ruled out. And at the same time, yes, there is always a possibility of immunological factor even when first pregnancy, conception was natural, delivery was natural. So if all factors are normal, immunological investigations are a must. And yes, then if they indicate, LIT will be beneficial. We have patients who are 40 plus and they have undergone IVF because now they are using donor eggs. But in spite of that, they have been miscarrying or not conceiving. And we found that they have immunological problem and they have been benefited by immune treatment. So yes, we'll have to consider all the factors and only then think about, or only then take immunological treatment. Sometimes the factors may coexist. There might be ovarian problem also and immunological problem also. So we have to see that all factors are tested and corrected. Only then it will be easy. Yes, IVF करना ही चाहिए ऐसे नहीं, but if there are conditions which don't allow natural conception, then you will have to seriously think, okay, how strongly you want second baby. Accordingly, you will have to take a decision. But immunological treatment will always be helpful if the problem is there.
एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अपने हस्बैंड को इस सेशन की रिकॉर्डिंग ज़रूर दिखाइएगा, सो दैट उन्हें भी पता चले कि हम हर बार आपको आईवीएफ करने को नहीं कहते। हम कोशिश करते हैं कि हम आपके जो भी पैरामीटर्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, छुपे हुए हैं, कहीं बाहर नहीं दिख रहे, या कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस जो नहीं हो पा रहे, उनको करवा के ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाया जाए। सो सर, आपने अभी डोनर साइकिल की बात की। सो लोगों का मानना है कि अगर सेल्फ साइकिल में नहीं कंसीव हो रहा, डोनर साइकिल में इट्स ऑलवेज 60 to 70% चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए। और जब ऑटो इम्यून केस आता है तो सेल्फ तो है नहीं, इसमें डोनर एग है। सो फिर ये ऑटो इम्यून कंडीशन कैसे हो सकती है? सो डोनर साइकिल में भी डू वी नीड दिस ट्रीटमेंट? So here it is important to sorry. आप पानी पी लीजिए सर, कोई बात नहीं, इट्स ओके। So here it is important to know the principle of lymphocyte therapy. So if any couple has immunological problem, that means the mother or the wife doesn't have protective antibodies. And in with immunity treatment or lymphocyte therapy treatment, we induce those antibodies. For this, we take help of lymphocytes. Now, the interesting thing here is lymphocytes from any person other than the patient will हेल्प टू इंड्यूस द प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज। ऐसे जरूरी नहीं है कि हस्बैंड के ही यूज करे। और आईवीएफ के विथ रिलेशन टू आईवीएफ आई विल टेल यू कि अगर हस्बैंड के स्पर्म है, वाइफ का एग है, स्टिल हम किसी तीसरे डोनर से लिम्फोसाइट लेके ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर हस्बैंड ब्लड नहीं दे सकता है। एंड वैसे वर्सा ऑल्सो कि जैसे डोनर एग या डोनर स्पर्म या डोनर एम्ब्रियो है, स्टिल हस्बैंड के लिम्फोसाइट्स यूज कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट अ जेनेटिक ट्रीटमेंट। लिम्फोसाइट थेरेपी इज नॉट अ जेनेटिक ट्रीटमेंट कि हमें उसके ही लिम्फोसाइट चाहिए जिसका एग है या जिसका स्पर्म है, बट वी कैन यूज एनी लिम्फोसाइट्स। सो दिस इज एन इम्यूनोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड एम इज टू प्रोड्यूस प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज एंड लिम्फोसाइट्स हैव दिस एबिलिटी। मतलब उस लिम्फोसाइट के ऊपर एक सरफेस एंटीजन रहता है CD200 which induces these antibodies. So that can be from any person other than the patient. And we have so many patients where husband could not give, so patient's sister has given, brother-in-law, friend, niece, auntie, so all those have given and the patients have succeeded. So therefore it is important to understand the principle. Therefore we donor IVF also if there is immunological problem which is indicated by lack of protective antibodies, then LIT treatment will be beneficial. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आप जानना चाहते थे कि डोनर है तो यूज कर सकते हैं या नहीं। डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड सर, प्रोसीजर्स लाइक प्रोसीजर, हर प्रोसीजर थोड़ा कॉस्टली होता है, तो अगर ये वाला ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इज इट दिस प्रोसीजर अंडर इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है? वी हैव क्वेरीज रिलेटेड टू दिस आल्सो। So in India, I think till recently fertility treatments इंश्योरेंस के में अंडर कवर नहीं होते। आईवीएफ के लिए है या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के नहीं है। लेकिन अभी कोई नए इंश्योरेंसेस आए हैं या मोस्टली कॉर्पोरेट इंश्योरेंसेस है, उनमें वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कवर करते हैं विथ अ लिमिट, मे बी फॉर एक आईवीएफ साइकिल, 2 आईवीएफ साइकिल। सो अगर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट उसमें कवर होती है तो यस, लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी भी कवर होती है। स्पेशली वी हैव सर्टेन पेशेंट्स who were working in international companies where their insurance was from out of India, like it's in USA. So those patients have got reimbursement for this treatment. But in general, Indian insurance companies don't cover this treatment. And whether the treatment is costly or not, is this is a very personal thing, or rather it is the issue of value, what value we get from any procedure, or for that matter anything or any so therefore if there is value, then the price has less importance. So we will have to consider that the value that the therapy is giving in terms of its success definitely will be more important than maybe the price or of the therapy.
थेरेपी, राइट। सो सर, अगर मान लीजिए आई एम अंडरगोइंग आईवीएफ साइकिल एंड मेरा ट्रांसफर 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद है एंड आई एम प्लानिंग फॉर दिस ट्रीटमेंट एलआईटी, सो इसी मंथ में एलआईटी एंड नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर, और इन द सेम मंथ आई कैन डू लाइक एलआईटी आल्सो एंड आई कैन गो फॉर ट्रांसफर आल्सो? So usually when the couple needs LIT and when LIT is planned, because LIT is just a one time, 1 day procedure, 3 hour process. After that, ideally we recommend a gap of at least 4 weeks. एक 4 हफ्ते के गैप के बाद then we ask the couple to plan pregnancy and the effect of this therapy lasts for almost 18 months after that. तो आइडियली अगर 4 हफ्ते जाते हैं उसके बाद ट्रांसफर प्लान होता है, ऐसे जरूरी नहीं कि आफ्टर 4 वीक्स इमीडिएटली 5th वीक में होना चाहिए. सो once LIT is done after a gap of 4 weeks, later on any time, the right time when the doctor feels pregnancy can be planned, and the chances of success are the same throughout this period. ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर 6 महीने में सबसे ज्यादा इफेक्ट है या 2 महीने में सबसे ज्यादा, ऐसे नहीं. सो एनी टाइम आफ्टर 4 weeks the pregnancy can be planned. एंड सर, ऐसे कोई केसेस आपके पास आए हैं या आपने हैंडल किए हैं जहाँ पे आपको एक से ज्यादा बार एलआईटी करना पड़ा, और डू यू थिंक दैट देयर इज एनी काइंड ऑफ पेशेंट और कपल हु नीड्स दिस थेरेपी ऑन रिपीटेड काइंड ऑफ थिंग? So the process that we follow, हमारी जो patented process है, within that process हम LIT एक ही बार करते हैं, lymphocyte therapy हम ट्रीटमेंट एक ही बार करते हैं. यस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो बिफोर प्रेगनेंसी होती है. कभी कभी अगर कपल हमारे पास आते हैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और प्रीवियसली हिस्ट्री है मल्टीपल मिसकैरेजेस की और अभी ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो रादर देन अलाउिंग हर टू अबॉर्ट वंस मोर, अगर रिपोर्ट्स इंडिकेट करते हैं तो इवन अर्ली प्रेगनेंसी में भी हम ट्रीटमेंट देते हैं कि जिससे द इफेक्ट उसका इमीडिएटली शुरू हो जाता है. बिकॉज इफेक्ट स्टार्ट्स इमीडिएटली. आइडियली 4 वीक्स जाए तो अच्छा, बट if we don't have time, we give immediately, and then the treatment continues, medication treatment continues after that. And in that case also it is useful, but still we use only once. So we haven't actually given any patient 2 times therapy, because there are the centers abroad where they give one therapy, one before pregnancy, one during pregnancy, or sometimes there are multiple sessions before conceiving, 2 sessions, 4 sessions, 6 sessions, and then pregnancy, and then again maybe 2, 3, 4 sessions. So each one might be doing their own way. So the way we do it only once. So usually we don't require, but yes, after the effect is over, say after 2 years, if the couple plans for second pregnancy, suppose, and there are chances that the effect of this LIT might have gone off, and in such cases, if the investigations indicate sometimes we require second dose of LIT treatment, but many times we have seen that nature takes over, and subsequently the patient just conceives naturally. Those who are conceived with IVF and LIT, they may conceive naturally if it is just unexplained infertility. So yes, that is only if required second time, but not in same patient in a short interval of time. Right. So again and again, we never prefer you to undergo the same procedures. अगर साइंटिफिकली कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है एंड डॉक्टर्स को लगता है कि यू रियली नीड सेकेंड थेरेपी या सेकेंड प्रोसेस, देन ओनली, एंड जैसे कि डॉक्टर मोहन ने बोला अभी तक उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इससे व्यूअर्स आपको समझ जाना चाहिए कि उनका एक प्रोसेस, जब वो एक बार आपके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो कितना इफेक्टिव है कि उनको दोबारा वो ट्रीटमेंट रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. एंड सो द सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर इज रियली इम्पॉर्टेंट. सो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक कि हॉस्पिटल में रुकना है कि घर चले जाना है. डू आई नीड टू स्टे इन द हॉस्पिटल ओवरनाइट, as someone mentioned that it is not advisable to travel after this procedure? Not correct. Lymphocyte immunization therapy is an OPD procedure, not even I would say daycare,
because it doesn't require hospitalization, that is for sure, no overnight stay. This is not a surgery. This doesn't require anesthesia. This doesn't require lot of preparation prior and lot of rest and other care afterwards. Because basically it involves collection of blood from husband. Laboratory we separate the cells and which is followed by injections in wife. So therefore it is not required to stay in hospital. A few precautions we recommend so that the area of injection is not disturbed. There is no scratching or etc. But otherwise, it is not at all necessary to stay in hospital. Travel is no problem because most of our patients out of Mumbai, when they come to Mumbai, they come in the morning, maybe morning flight or overnight train. They finish the treatment and same day evening they go back also. So they don't have to stay at all in hospital, neither in hospital nor in hotel for that matter in the city, and they can go back the same day. So that way it is very convenient, and the follow-up is done online after 7 days to check about the immunological reaction, and then we give the medications which are required during the transfer cycle. This is a very important part. We tell them, and then they take the medicines. So sir, you just mentioned कि आप medicine prescribe करते हैं. So like you usually send the prescription online and medicines are available all over India. ऐसा तो कुछ नहीं कि किसी part of city में it's available या कहीं पे नहीं है. So patient को ताकि खरीदने में या medicine procure करने में आपको ऐसा तो नहीं लगता कि कोई difficulty या कुछ ऐसा हो कभी? No, see, after LIT procedure, we recommend a treatment plan of immunomodulatory medicine. That forms a part of the treatment. So that is very important. And this protocol is decided depending on the immunological test report. So it's an individualized plan. So immediately after LIT, we give certain medications to the patient. But when the patient starts planning pregnancy, maybe embryo transfer or they're planning naturally, at that time we prepare a protocol and that we share with their doctor, also to a copy to a patient, but to the doctor, so that the patient takes these medications under supervision of their doctor. And once the patient conceives that the beta HCG is positive, then we share a modified plan according to the reports and again share it with the treating doctor. And these medications during pregnancy are taken under supervision of the doctor. So most of these medicines are available across in different cities. Maybe little remote places, certain medications are not available, but we help them to get them arranged from the distributors or from the company so that these medicines are available to them, which they can take during the pregnancy or during the transfer cycle. So all this is under medical supervision and we share with it. They don't have to come again. All this treatment they take in their respective city at their home and their respective doctors. And that's how the LIT and these medications together help in, succeed and help the patient to succeed or achieving their dream, I would say. Right. So, sir, we have nowadays many cases of low AMH, and not everyone is comfortable with donor cycles. कुछ को लगता है कि अपने ही एग से होना चाहिए, and as you know, in such cases, doctor usually suggest embryo pooling. So ऐसे केसेस में जहाँ आपके एडवांस्ड एज है, लो एएमएच है, डॉक्टर ने एम्ब्रियो पूलिंग सजेस्ट किया है. सो एलआईटी किसी तरीके से हेल्प कर सकता है क्या? Purnima ji, LIT is, as I said, is an immunological treatment and it takes care of the immunological reaction against pregnancy. So, अगर with respect to age, मतलब अगर AMH कम है because of higher age or sometimes in younger patients also, then Right. lymphocyte immunization therapy doesn't have any direct impact on the AMH per se or the ovarian function. So this is not a treatment for low AMH, but at the same time, these patients go through a lot of treatment. So if they're using their own eggs, as you mentioned, embryo pooling, so repeated pickups are there. So of course, there is always a possibility of immunological factor. So then, if after so much of work, if there is no success in the IVF,
So it is advisable that even before transfer, such patients undergo transfer, it is important to rule out immunological factor, because rather Yeah. than failing once or twice, where the number of embryos is also low, failing Yeah. couple of times and then thinking about immunological is not a good thing. And this, if it is there, it may help them to succeed in the first cycle itself, after the after the embryo pooling. So not for improving the AMH, but yes, for improving the success, always we have to keep immunological factors in mind. Many times our patients come and ask us whether will it help if there is low AMH, or Mm. for that matter. So it is not a treatment. One more question that very often patients ask is thin endometrium, the thin Right. lining. See, that is also a problem uh, which is very important, and many IVF doctors, this is a great challenge for them, because sometimes they don't respond to any medications, neither to estrogen nor to other protein, other medications. So, and it is very difficult to treat such patients, because unless there is a particular thickness, the transfers are also not possible. So, whether LIT will be beneficial for such cases? Again, I would like to tell you that lymphocyte therapy is not a treatment for thin endometrium to grow the endometrium, but I would like to share our experience, because we get patients who have referred with IVF failures and with thin endometrium. And because of our IVF failure, and if they have immunological factor, we have treated them. And a significant, we have a series of almost now 12 patients who have had thin endometrium, and they have responded after LIT for whatever reason. We also don't know the exact reason why they have responded, but 50% of them even conceived. So therefore, uh, lymphocyte therapy is not a treatment for thin endometrium, but we have Right. seen in unexplained thin endometrium its effect. Maybe there are anti-estrogen antibodies, or what works. We still are not aware, but clinically we have seen such patients, because these patients have been, this has been informed to us by our IVF friends, because we don't do IVF. Their IVF doctors have informed us that they have seen these changes in the patient, and it has helped them. That is good. Let us see, as we get more cases it will be clear. Right. बट सर, हमारे पास कुछ ऐसी क्वेरीज आई जहाँ क्लिनिक्स ने, डॉक्टर्स ने, सेंटर्स ने बोला कि हम आपका ये ट्रीटमेंट करते हैं तो आपका जो लो ओवेरियन रिजर्व है वो ठीक हो जाएगा. सो इट्स अ रॉन्ग थिंग. I think I don't see, not this. So there is something called as stem cell treatment. Now there is one more Yes. treatment that is available. The stem cells are used to generate more or regenerate more cells in the ovary. So ovarian stem cell injections installation is has been practiced in certain centers who are doing work in stem cells, and they have claimed successes in patients who have very low AMH, where patients have conceived and had successful pregnancy. So yes, that is one new treatment which is encouraging. Even there are centers who use PRP, platelet-rich plasma, which is injected in ovary to for proliferation of the ovarian and follicles. But yes, what I feel, that the number of follicles in the ovary is limited and it's fixed. What these treatments do is they make them less resistant, or they're more sensitive to the hormonal hormones, and they easily are they grow easily and they come out, and they improve the success, or the more number of follicles are generated. But yes, again, time will tell us about this, about stem cells especially. But sir, stem cell therapy itself is, I think, costly, पेनफुल, और अभी तक अगर हम कहें तो हमारे पास प्रॉपर परसेंटेज नहीं है कि कितना सक्सेस है कितना नहीं है. Yes, it's a very specialized thing, and yes, I would say there are specific centers who have been doing work in it, and they are getting good results. So, in future, definitely it will be helpful. So, it's not that as the numbers increase, the cost also will come down, and it will be beneficial for those group of patients who really require it. So that selection of patients is also
important. It's there everywhere. Diagnosis is the key for any treatment, right? Right. Right. So, sir, what is the cost for the test done before LIT? Now there are certain specific tests which we recommend before LIT. These are immunological tests. If you see otherwise in literature, there's a big list, and it may cost maybe a few lakhs. But yes, there are specific three tests, blood tests which we recommend, and three or four, you can say four blood tests. So these are lymphocyte cross match, natural killer cells in the peripheral blood, a chemical or cytokine called TNF alpha, and antithyroid antibodies. So these tests together may cost around 15,000 rupees, and along with infection tests, HIA profile tests, maybe around 17,000 18,000 rupees is what the cost of these investigations. But they are important to select the couples rather than giving this treatment blindly to everyone. It is important to use these tests and then do the therapy if required in those cases. Right. So there are so many patients who come to us. They say we have taken this treatment, and somewhere we have taken lymphocyte therapy. When we ask them which investigations were done, they say no investigations were done. We had failures, so we were given this. So that is not also a correct thing, but it is important that we should diagnose them. Yes, the investigations are on a costlier side, but they are important to select because this therapy is also little invasive. We take out something from one person's blood, inject into other person. So it's invasive thing. We can't just do it blindly for everyone, and it also will decrease the success rate, and the therapy gets bad name. So therefore, selection is important. So, sir, is therapy ka like after you do this procedure? Uh, do you give any summary report to the patients after doing this? Yeah, of course. So, as for any procedure, means after the procedure, we give them a certificate or rather what treatment we have done. So that Hmm. report goes with the patient and that remains in their file. We inform their doctor. So this will remain always with them. What treatment was done, for what purpose, and where it was done. And so this certificate is always there with these patients, so that anywhere they go, the Just details of the procedure are there. And of course, we also talk to the doctors who have referred the patient, explaining them about what we have done, so that subsequently they have better idea of other immunomodulatory medicines when they will be giving to give it the right way, and so that patients are benefited. right. And so viewers, if you have already done this procedures or आपने किसी भी डॉक्टर से किया है and you don't have proper summary with you, proper reports with you, then please do ask from your doctor to give you the proper summaries, because हमने बहुत cases ऐसे देखे हैं जहाँ पे लोगों का लेप्रो हो जाता है, हिस्ट्रो हो जाता है, इवन आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर भी उनके पास अपनी समरी रिपोर्ट्स नहीं होते जिसमें डॉक्टर को आपके एम्ब्रियोज की ग्रेडिंग, नंबर ऑफ एम्ब्रियोज, इवन अलोंग विद द पिक्चर ऑफ एम्ब्रियोज, वो एक समरी रिपोर्ट आपके लिए हर प्रोसीजर के बाद इम्पोर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि दैट यू आर आस्किंग समथिंग अननेसेसरी फ्रॉम योर डॉक्टर. इट्स योर राइट टू हैव योर रिपोर्ट्स विद यू. ऐसा मत सोचिए डॉक्टर नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा. हमारा लॉ हमें ये समझाता है, ये कहता है कि प्लीज अपने राइट्स के बारे में यू शुड बी वेरी केयरफुल, यू शुड बी वेरी अवेयर. आपकी रिपोर्ट्स हैं, आपकी बॉडी पे एक तरीके का प्रोसीजर हुआ है, so it's your right to have that summary report with yourself. So never ever hesitate to ask for those reports from your doctor. It's really important. हमने देखा है कि आप बाद में आके बोलते हैं मैम हम आपको दिखाएं क्या, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है. सो प्लीज, एंड जैसे डॉक्टर मोहन ने बोला, दे डू प्रोवाइड समरी रिपोर्ट्स, दे डू प्रोवाइड प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन. सो आप भी अपने डॉक्टर से ये सब चीजें मांगिए. हम नहीं कह रहे आपके डॉक्टर ने आपके साथ प्रोसीजर गलत किया है, उसने टेक्निक्स यूज नहीं की, उनका लैब गलत था, हम कुछ नहीं कह रहे. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ,
अच्छे तरीके से, राइट तरीके से हुआ कि नहीं. दिस इज very important for us. It matters a lot while you are taking this treatment. बेनिफिट आपका होना चाहिए, प्रोसीजर आपके साथ हुआ है, तकलीफ आपको है. सो डू ट्राई टू सिलेक्ट द डॉक्टर. कोशिश कीजिए, गूगल सर्च से बेटर आप हमसे कनेक्ट कर लीजिए. विल गिव यू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. सो डॉक्टर राउत, पार्टिंग नोट. यस प्लीज सर. Just I want to share one thing कि जब आप रिपोर्ट्स के बारे में कह रहे थे, so we very often see patients जो जिन्होंने पहले lymphocyte therapy की है. I remember one patient who had come. She had done where the LIT was done 3 times, and when we explained to her, she had multiple IVF failures even after that. So we explained to her about what we do. So she started asking कि आप अलग क्या करते हैं? मुझे मुझे बताना, मतलब पेटेंटेड मतलब क्या है. सो वी एक्सप्लेन टू देम, कीपिंग ऑफ कोर्स दी व्हाटएवर वाज नॉट अलाउड टू रिवील. सो वी एक्सप्लेन एवरीथिंग, एंड फाइनली कीपिंग faith in us, she went through lymphocyte immunity treatment at our center. And after that, let me tell you, she conceived naturally. After 4 IVF failures, 3 times LIT done, she after this we after our LIT emulate, she conceived naturally. She's pregnancy is ongoing, is doing well. She has crossed I think 14 or 16 weeks also, or maybe 20 weeks I think, and she is doing absolutely fine. So the thing is, uh, it is important to know whether really someone who has undergone treatment, whether the immunological changes which are required for continuation of pregnancy have happened or not. Sometimes we have to repeat the test and see, okay, still you will be benefited by the treatment that we will be giving. So giving treatment again, not only this is one example we give at our different centers. Now we go across India, so we get patients who have multiple LITs done and not succeeded, and they have been successful. Yes, no treatment is 100%, that is there. It's not that whatever we treat that means 100% all patients will be successful. Those failures will always be there, but then we also focus on these patients who have not succeeded. We talk to them, we find out what more we can do, or what other problems they have. Sometimes they have some other problem which was not being taken care of. So all these things are important, because finally whatever we may do, we do our part. The doctors are doing, IVF doctors are doing their part, but the end result or the aim of all this is to give a baby to the patient. If that is not possible, then nothing is worth it. So therefore, it's not that just because of this treatment she is successful or that treatment she is successful. Finally, it's a joint effort. So I feel these are complementary things. It's not that you leave everything and do only lymphocyte therapy, or you leave everything, do only IVF. It is important to work together to improve the success, and I'm sure this will benefit more and more number of patients. So everything is evolving, everything is innovating. So, and this, the benefit of this must go to our patients. That's what I feel. So viewers, this is an important session. Last time हमने ये session किया, so कुछ technical reasons की वजह से हम Facebook पे live streaming नहीं कर पाए. So we decided to repeat the session, and yes, आपके comments, आपके suggestions, we really welcome them. आपको लगता है किसी और टॉपिक पे इस स्लिट थेरेपी को कैसे करना है, कब करना है, कुछ भी, जो भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं, प्लीज डू टेल अस. हम कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए. और अगर आप अपने किसी ट्रीटमेंट पे कहीं पे अटक गए हैं, चाहे वो नेचुरल कंसेप्शन हो, चाहे आईवीएफ हो, सो प्लीज डू कंसिडर दिस थेरेपी. आई नो कई बार लोग बोलते हैं कि बहुत कॉस्टली चीज है, कैसे करें, बट एक कंसल्टेशन तो लेना बनता है. इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू आर कंसल्टिंग अ डॉक्टर एंड डॉक्टर विल सजेस्ट you the therapy. It's just that they need to diagnose. Investigations are really important in many cases. So please, अगर कहीं आपको लगता है आपका ट्रीटमेंट, आपकी फर्टिलिटी जर्नी को कहीं पॉज लग गया है, आगे नहीं बढ़ रही, then do consider this factor also. And please do write to us, do tell us, do message us about this session. We are always there to help you with many more interesting webinars. Thank you, everyone. Thank you, sir, for joining today. Thank you so much for the opportunity. Thank you.